अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? तो चलें स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम लोग सबसे पहले, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने कंप्लीट प्लानिंग बताई है कि अगर आप 10th की बुक को 1 मंथ में रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए तो आपको किस तरह से रिवाइज़ करना है वो सारा प्लान मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो आप उस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं 10th क्लास के तमाम यूनिट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस यूनिट में कितने कितने शॉर्ट हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें वाइट बोर्ड पर, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये यूनिट नंबर 1 है। ये इसके सारे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है। हर चैप्टर के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग को सेग्रीगेट अगर आप कर लेंगे तो सबसे पहले अगर आप शॉर्ट प्रिपेयर करना चाहेंगे तो ये हैं वो शॉर्ट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स, अगर एक 3 पार्ट को भी इंक्लूड करें, लेकिन मोस्ट प्रोबली फर्स्ट 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट। एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 1 2 4 5 6 पार्ट ये एज अ शॉर्ट बोर्ड वाले दे सकते हैं पेपर में। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 उसके ऑल पार्ट्स, और उसके ऑल पार्ट्स में 10 पार्ट्स हैं। तो 10 पार्ट्स में 4 डेफिनेशन भी इंक्लूड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और आपके पास है उस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4 डेफिनेशन हैं। आपके पास एक डेफिनेशन मैंने सेपरेटली लिख दी है, वो है प्योर क्वाड्रेटिक की। तो आप लोग अगर यूनिट 1 के शॉर्ट, जो बोर्ड में 2 शॉर्ट आने हैं यूनिट 1 के अकॉर्डिंग टू स्कीम, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, तो अगर आप ये सब शॉर्ट कर लेते हैं तो आपके 2 शॉर्ट्स इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं मैथ्स में, तो इसीलिए मैं उनको कुछ चीज़ें रिकमेंड करना चाहूँगा कि सबसे पहले वो किस चीज़ को करें। अगर वो सारे शॉर्ट नहीं कर सकते और उनको लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो सबसे पहले रिव्यू के 10 शॉर्ट सबको आने चाहिए। ठीक है, ये रिव्यू के 10 शॉर्ट सबको आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करूँगा और उसमें वो क्वेश्चन सबसे पहले करूँगा जो हर स्टूडेंट को ज़रूर करने हैं, और इसी तरह से 1.2 के। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो चले आए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी चेकलिस्ट लिखी थी इसके मुताबिक अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज से। और रिव्यू एक्सरसाइज में 10 शॉर्ट है। तो सबसे पहला जो शॉर्ट है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, रिव्यू एक्सरसाइज पार्ट 1 है। अब यहाँ पे मार्जिन लाइन होती है, उसके साथ सोल्यूशन को ज़रूर मेंशन करें। और क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 2x और -2 = 0। तो अगर आप गौर से देखें, अगर आप अपनी बुक अपने सामने रख लें तो आप लोगों गौर से देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ सॉल्व। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल होती है 2। एक्चुअली में क्योंकि ये जनरल लेक्चर नहीं है, अगर मैं यूनिट स्टार्ट से पढ़ा रहा था, अब तो क्योंकि एंड रिवीजन चल रही है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें थोड़ी मान के चलूँगा कि ये चीज़ें आपको पता है। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मैंने देना शुरू की तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो वो स्टूडेंट जो जस्ट रिवीजन के लिए बैठे हैं तो वो डेफिनेटली इस चीज़ से फेडअप हो जाएंगे। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर बताऊँगा कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 3 मेथड पढ़े हुए हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्केयर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीनों मेथड आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके सामने बुक है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व, जस्ट ये लिखा हुआ है साथ सॉल्व, जस्ट ये लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है कि आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसके फैक्टर नहीं बनते, इसके फैक्टर नहीं बनते। ठीक है, तो वैसे भी बहुत से स्टूडेंट्स जिनको फैक्टर बनाने आते हैं, वो तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसके फैक्टर बनते हैं तो वो फैक्टर बनाते हैं। लेकिन क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते तो इस पर हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग x² का जो कॉफिशिएंट होता है, x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो a होता है 1, b = इसमें क्या आएगा 2, साइन का ख्याल रखिएगा, और c की वैल्यू है -2। तो आप लोग इसको अगर थोड़ा सा मैं जल्दी से बता दूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx और +c = 0।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब ये कि उसके राइट साइड पे 0 होना चाहिए और तमाम टर्म्स इस तरफ होनी चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है b और कांस्टेंट टर्म उसे क्या कहते हैं c। तो एक्चुअली में आप इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड की गई है। एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म जो कोएफिशिएंट है वो 1, क्योंकि एक्स के साथ कुछ भी नहीं है। एक्स के साथ b की वैल्यू है 2 और c कांस्टेंट टर्म। तो अब आप लोग इस पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें ये ख्याल रखना है कि इसमें आप साइन की गलती ना करें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो चले आए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2। तो वैल्यू पुट करते वक्त आपने साइन का ख्याल रखना है। ये भी मैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ABC की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू और a की वैल्यू है 1। साइन का ख्याल रखना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करता चलो, सब स्टूडेंट्स को इस बात का ख्याल रखना है। ये 2 का स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर -2 का अगर स्क्वायर होता तो वो भी पॉजिटिव 4 आता, लेकिन कुछ बच्चों का कैलकुलेटर पे गलत आता है। तो याद रखें जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर रहे हो और किसी भी, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का पता है कि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन वो जब कैलकुलेटर पे निकालते हैं तो वो माइनस में आंसर दे रहा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप कैलकुलेटर पे -2 लिखेंगे तो तब आपने कैलकुलेटर पे भी ऐसे लिखना है, यानी कैलकुलेटर पे भी आपने ये ब्रैकेट्स डालनी। अगर आपने ये ब्रैकेट्स नहीं डाली और फॉर एग्जांपल इस -2 का स्केल लिया तो आंसर -4 आएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, और बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर में क्वेश्चन गलत इसी वजह से होता है। वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं, वो -2 का स्केल लेते हैं, वो देखते हैं -4 आ रहा है। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप ब्रैकेट लगाकर उसके बाद स्केयर लेंगे तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। इज दैट क्लियर? इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। -2 प्लस -4 प्लस 8 कितने हो गए बेटा? तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस -12 एंड डिवाइडेड बाई आपके पास आएंगे 2। अब अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस, ये जो 12 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसका आंसर डेसिमल में आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक्चुअली बुक में ये आंसर नहीं है, तो इसलिए हमने बुक के आंसर्स को फॉलो करना है। तो बुक के आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। -2 प्लस -12 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं इसको। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अब इधर देखें, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट 4 क्या होता है? 2। तो 4 अपना 4 के ऊपर से 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा, -2 प्लस -2 और ये आएगा स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। तो 4 और 3 दोनों में से 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 बाहर आ गया। अब देखें ऊपर से कुछ कॉमन आता है, ऊपर से कॉमन आता है 2, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल, तो आप जो इसका आंसर है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 x इज इक्वल टू दिस वन। और आप सब स्टूडेंट्स ने लास्ट में ये बात ज़रूर याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, उसका जो भी आंसर आएगा उसको हमेशा अपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। -1 इसको यहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट में लिखें -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करके होंगे। आइए अब सेकंड शॉर्ट की तरफ चलते हैं। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो आपके सामने अगर बुक है तो आप देख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन और क्वेश्चन है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। तो अगर आप गौर से देखें 5x स्क्वायर
माइनस 15x, ये प्लस 15x को उठा के आप इस साइड पे ले आए। अब आप इसको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टर्स के आपने बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए अगर आपको बहुत से स्टूडेंट्स को फैक्टर बनाने में उसकी एक टाइप है कॉमन लेना। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है? तो सबसे पहले देखिए 5 और 15 में से कॉमन आता है 5, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन आता है x। तो यहां से 5x कॉमन लिया जा चुका, तो सिर्फ यहां पर क्या बचेगा x, और जो चीज़ आप कॉमन लेते हैं वो एक्चुअली में वो डिवाइड होती है। तो 15 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 3, और x ऑलरेडी कॉमन जा चुका है। अब इसमें भी एक स्टूडेंट गलती करते हैं, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, तो दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखें। यहां से x की वैल्यू निकालें, वो आएगी 0/5, और x का आंसर आएगा 0। जो चीज़ जहां पर मल्टीप्लाई हो रही थी वहां जाकर क्या होती है बेटा, डिवाइड। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी 0, और x इज इक्वल टू -3। तो x यहाँ पर नेगेटिव है, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये 0 + 3 बनता है, तो इसको डायरेक्ट ही आप 3 लिख सकते हैं। ये 0 + 3 लिखने की बजाय आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन आ रहे हैं 0 और 3। एक चीज़ सब स्टूडेंट्स को ऐड करता चलूँ कि ये आपने ब्रैकेट लगाते हो ऐसे नहीं लगा देनी, आपने थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए, ये कर्ली ब्रैकेट्स होनी चाहिए। तो ये था सेकंड शॉर्ट। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके सोल्यूशन को रूट भी कहते हैं। 0 और 3 इसके रूट भी हैं और इसके सोल्यूशन भी हैं, तो इसके रूट भी 2 होंगे। चले आए अब तीसरे शॉर्ट की तरफ चलते हैं। अगर थर्ड शॉर्ट की बात की जाए तो थर्ड शॉर्ट में आपके पास लिखा हुआ है राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और चलें क्वेश्चन, अगर आप बुक आपके पास है तो बुक से आप देख सकते हैं 1/x + 4 और -1/x - 4 इज इक्वल टू, बुक से एकदम इसको ज़रा टैली कर लें, बीच में 1/x + 4 प्लस इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो आप अपने क्वेश्चंस को टैली भी कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा तमाम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखते वक्त आप लोगों ने कोई साइन की मिस्टेक नहीं करनी, रीचेक कर लीजिएगा कि वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं। आप बहुत से स्टूडेंट्स से ये गलती हो जाती है कि वो क्वेश्चंस ही गलत उतार लेते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वो कह रहे हैं राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इसे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में ये कन्वर्ट होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है। तो उसके लिए देखें गौर से, ये दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। x + 4 और x - 4, इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा? एक बात तो सब मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि मुझे ये आइडिया है कि बहुत से स्टूडेंट्स को एलसीएम में प्रॉब्लम है, तो एक्सप्रेशन के एलसीएम कैसे लेते हैं इसको मैं थोड़ा समझा भी देता हूं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं भी याद तो वो इसको भी माइंड में रख सकता है। देखें x + 4 और x + 4 और x - 4, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर। तो x + 4 और x - 4 दोनों एज इट इज एलसीएम आएंगे। अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक नंबर और, यानी कि x + 4 एक और होता, तो आपने ये याद रखना है कि दोनों में से कॉमन फैक्टर का मतलब कि x + 4 अगर 2 होते, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता यहाँ पर x + 4 तो x - 4, तो इसके डिनोमिनेटर में x + 4 x - 4 है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ x - 4 है, तो सिर्फ x - 4 कॉमन आता, वो एलसीएम आता, सॉरी। और इसी तरह से x + 4 जो इसमें कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम आता। तो एलसीएम का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब लेकिन क्योंकि इसमें है ही x + 4 और x - 4, तो ये दोनों ही एज इट इज़ एलसीएम आएंगे। अब देखें, ये आपने काटना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूँ। x + 4 से कैंसिल, क्या बचा आपके पास x - 4 को ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। अब ऊपर था 1, तो ये हो जाएगा x - 4। क्लियर? यहाँ पर आपने साइन डालना है प्लस का, यहाँ पर आपने साइन डालना है प्लस का जो बीच में साइन है। अब ये आपने काटे नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए काटे थे। अब दोबारा से इसकी लाइन ज़रा ठीक करके लिख देते हैं। अब ये क्या है x - 4, तो x - 4 से क्या हो गया बेटा? कैंसिल। अब x + 4 जो बचा है आपके पास ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस क्या आ जाएगा? 4। तो आप इस तरह से भी ये एलसीएम ठीक लिखने का पता, और उसके बाद आपने जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगी और जो साथ वाली ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिएगा। ये मैं एक्सप्रेशंस के एलसीएम की बात कर रहा हूँ, नंबर्स के एलसीएम ज़रा डिफरेंट होते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। वैसे स्टूडेंट्स को ट्रिक के लिए बताया जाता है, टीचर्स कुछ इस तरह से भी बता रहे होते हैं कि x+4 के ऊपर x-4 आएगा और x-4 के ऊपर x+4 आएगा, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। तो आप देखें इनमें कटिंग होती है ऊपर, और कटिंग का जो रूल है वो ये है कि वो टर्म्स जो सेम हो और उनके साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो वापस में कैंसिल हो सकते हैं एक साइड पर। तो ये -4 और ये +4 कैंसिल, x और x कितने आएंगे बेटा, 2x। ये नीचे एक फार्मूला बनता है, ये मैं फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। x+4 और x-4 ये यहाँ लिख देते हैं, a+b, और आपको याद आ जाएगा a-b। ये किसके इक्वल होता था, a² - b²। आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यही फॉर्म बन रही है ना, तो ये बनेगा x² - 4 का स्क्वायर, और इस साइड पे क्या है 3। इसको ज़रा सॉल्व कर लें, 2x ओवर में आएगा x² - 16, x² - 16। अब देखें 2x और इज इक्वल टू 3, तो आप क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू 3, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, x² - 16 डिवाइड, यहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, x², 2x इज इक्वल टू 3x² - 48। ख्याल रखिएगा ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाज़ बार तेज़ी में स्टूडेंट सिर्फ एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये गलती होती है स्टूडेंट से। 3x², अब ये +2x। आपने याद रखना है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे होते हैं तो x² को आपने हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो x² को अगर आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस 2x को उठा के इधर ले जाए। अब ये 2x जब यहाँ पे जाएगा, इधर पॉजिटिव है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -2x और -48। ऑर्डर का भी ख्याल रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली टर्म x² होती है, दूसरी आपके पास x, और तीसरी कांस्टेंट टर्म होती है। तो बस ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है। और इसके बाद अगर आप चाहें, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आप चाहें तो उसको सीधा करके भी लिख सकते हैं ऐसे, 3x² - 2x - 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वो क्वेश्चन है जिसको कहा गया था कि राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस पार्ट के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलें आए 4 शॉर्ट की तरफ जाते हैं। शॉर्ट में अगर आप गौर से देखें तो उसने लिखा हुआ है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के नाम बताएं। तो आप लोगों को सबको ये मेथड्स के नाम वैसे पता होंगे, तो इसको आपने बुलेट डाल के लिख दें। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, एंड नंबर 2 है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड नंबर 3 है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के नाम हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये आपको, अगर आप चाहें तो साथ साथ वीडियो को बाद में रिवर्स करके इसको नोट भी कर सकते हैं। बोर्ड में आने वाला सबसे ज़्यादा पार्ट नंबर 5 है, और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं उस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और वो पार्ट नंबर पहले लिख लेते हैं 5, वो है 2x - 1/2, 2x - 1/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये वो पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ बेटा। इसमें एक सबसे पहले एक चीज़ है कि हो जाता है, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इसको अगर इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। इसको करने का सिंपल राइट वे, सही मेथड ये है कि आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू तभी आप निकाल सकते हैं जब ये स्क्वायर आप यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो आप लिखें टेकिंग स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जी। 2x - 1/2
9/4 का आप लोग स्क्वायर रूट आप लोग ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आएगा 2x -1/2 और ये आएगा ±3/2। एक्चुअली में ये प्लस माइनस क्यों आता है, अगर आप खुद से स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा, अगर ऑलरेडी स्क्वायर रूट है और आप उसको ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस नहीं लिखना। इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी रीज़न इसकी लॉजिक्स में भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात आपको सिर्फ इतना डिफरेंस जरूर बता दूँ कि आपने स्क्वायर रूट लिया था स्क्वायर खत्म करने के लिए तो प्लस माइनस आएगा, और किन केसेस में नहीं आएगा आगे जब मैं शॉर्ट करूँगा तो वो बात भी आपको तब बताऊँगा। तो ये अगर स्टूडेंट्स इसमें दूसरी गलती ये करते हैं साथ प्लस माइनस नहीं लिखते और सिंगल एक एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बोर्ड में गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसको आगे आप सॉल्व करने का तरीका जो है राइट वही है 2x, ये जो -1/2 है इसको आप उस साइड पे ले जाइए, बनेगा 1/2 ±3/2। ओके बेटा, तो अब आपने स्केल से एक लाइन लगा लेनी है, इसको ऐसे लिखना है 2x = 1/2 एक दफ़ा पॉजिटिव और ये लिखेंगे 3/2 और एक दफ़ा x = 1/2 -3/2। ठीक है बेटा, तो सॉरी यहाँ पे 2 लिखना भूल गया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये तो बड़ा इजी है। नंबर्स के एलसीएम में अगर नंबर सेम है तो एलसीएम वही नंबर आएगा और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ लिखी जाएंगी। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर सेम है और ये दोनों टर्म्स फ्रैक्शन में हैं और दोनों नंबर्स डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम 2 ही आएगा और ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। ये बनेगा 4/2 और ये 2x, इसके बीच में ना ऐसे करके एक लाइन लगा लीजिएगा, थोड़ा सा क्योंकि वाइट बोर्ड पर जगह नहीं है, थोड़ा सा अपने पेज पे आगे थोड़ा गैप रखिएगा इसमें। तो 2x = बेटा क्या आएगा 2, x = 2/2 और x = 1। इसी तरह से 2x इसके एलसीएम क्या आएगा 2, 1 - 3, 2x = -2। इसमें भी सेम एज इट इज़, एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो एलसीएम 2 आएगा और ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर में टर्म्स हैं वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी, वैसी की वैसी लिखी जाएंगी, यानी कि 1 - 3 तो 1 - 3 होता है -2। ये कैलकुलेटर पे करके देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट से गलत दिख रहे होते हैं। इस तरह की गलतियाँ आपने नहीं करनी, ठीक है बेटा। पेपर में ये गलती आपका कंप्लीट जो पूरे साल की आपने मेहनत उस पर पानी फिर सकता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ जाकर क्या होगा बेटा डिवाइड, 2 से कैंसिल, 2x = बेटा आएगा -1। आपने x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा डिवाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या कि ये आपके पास ये जो इक्वेशन थी इसका जो आंसर है आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है। ये जो आपने इसको सॉल्व किया 1, -1/2, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट में ज़रूर आपने इसको मेंशन करना है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके होंगे। और ये शॉर्ट बोर्ड में सबसे ज़्यादा गलत होता है, इसमें गलती सिर्फ 2 जगह से होती है। एक बच्चे स्क्वायर रूट नहीं लेते, स्क्वायर ओपन कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता उनसे। दूसरी चीज़, जब स्क्वायर रूट ले भी लें तो यहाँ प्लस माइनस नहीं डालते। अगर ये 2 मिस्टेक्स आपने नहीं की तो आई होप कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स होती है वो आपको बताऊंगा। इस पर लिखा हुआ है, ये आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है। तो रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हेन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। व्हेन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, इसकी डेफिनेशन है। और आप लोगों ने डेफिनेशन के बारे में मैं आपको सब चीज़ें जब डेफिनेशन आएगी तब बताऊंगा। इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो है 3x + 18 = x। बेटा एक बात याद रखनी है, जो स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और बुक पे इसका पीछे आंसर भी गलत है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसलिए इस पार्ट को बड़े ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले तो आपने इसको सॉल्व करना है। आपने जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है x। तो x यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर x अंडर द स्क्वायर रूट है। तो अब आप स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जी, +18। (3x + 18 = x²) जी बेटा। अब आपने एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनती हुई नजर आ रही है, तो आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप x² को इस साइड पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपने x² को इस साइड पे नहीं लाना, क्योंकि x² नेगेटिव हो जाएगा। और x² को आप क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में जब किसी भी
इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर को आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। इसकी क्या रीज़न है वो भी एक इसके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों ने एक बात याद रखनी, क्योंकि रिवीजन चल रही है तो हम हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि टाइम कम है, नेक्स्ट मंथ पेपर है, तो मुझे 8 फरवरी को हर सूरत में, और लेक्चर भी ज़्यादा लंबा नहीं करना, और 8 फरवरी तक मुझे शॉर्ट भी 28 फेब तक मुझे तमाम शॉर्ट और लॉन्ग भी कंप्लीट करने हैं। तो ये 3x उस साइड पे जाकर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास प्लस 3x और माइनस 18 को उठा के आप उस साइड पे ले जाएं। ठीक है, अब आप लोग गौर से देखें इसको ज़रा, अगर सीधा करके लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 18 और इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसके फैक्टर, आप इस पे फैक्टर भी बना सकते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। एक्चुअली में सबसे जो इजी मेथड है वो फैक्टराइजेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जिन स्टूडेंट्स को फैक्टर बनाने नहीं आते ना, वो यहाँ से a की वैल्यू निकाले 1, b की वैल्यू निकाले -3 और c की वैल्यू निकाले -18, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें और x की 2 वैल्यूज़ निकाल लें। थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हो जाएगा। लेकिन जिनको फैक्टर आते हैं तो वो इसके फैक्टर बनाएं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो फैक्टर ईजिली बन जाते हैं। अब आपको क्या चाहिए, इसका एक तरीका बड़ा सिंपल सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म क्या है -18, सॉरी थर्ड टर्म क्या है -18। एक्स स्क्वायर को -18 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -18 एक्स स्क्वायर। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मिड टर्म मेकिंग की। और बीच में क्या लिखा हुआ है -3x। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेथड बताते हैं, आपको जो मेथड समझ में आता है आप वो मेथड नोट कर लें, लेकिन मुझे सबसे आसान और शॉर्ट मेथड लगता है। अब आपने क्या किया है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया है, और बीच वाला जो है -3x उसको साइड पे यानी रफ पे लिख लें। अब 2 नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18x स्क्वायर आए, यानी कि वो मल्टीप्लाई करने से -18x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में से कोई एक चीज़ करने से -3x आए। तो मैं जल्दी से नंबर आपको बता देता हूँ, वो है -6x मल्टीप्लाई बाय +3x, वो होता है -18x स्क्वायर। और -6x में अगर +3x ऐड किया जाए उन्हीं नंबर्स में, वही नंबर्स अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो ये आंसर देखें क्या आता है -3x। ठीक है, अगर आप -3 के साथ लगा देंगे 18 के साथ तो आ जाएगा, लेकिन जब नीचे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 के साथ माइनस नहीं, फिर पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसलिए ख्याल रखना है कि माइनस के साइन का जो डिसीजन या फैसला होगा वो डेफिनेटली आपने ये ख्याल करते हुए कि नीचे जब आप नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऊपर जो आपने लिखा है 6 के साथ, क्योंकि किसी एक नंबर के साथ भी माइनस हो तो माइनस आ जाता है, यानी -18x स्क्वायर अगर 3 के साथ भी माइनस हो तब भी आ जाता है, लेकिन नीचे -3x नहीं आना था, वो फिर + 3x आना था। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। इसके फैक्टर ये हैं, ये दोनों -3x और +3x, और सॉरी -6x और +3x। तो इन फैक्टर्स को लिखना कहाँ पर है, आपने लिखना है इसकी जगह पर विद साइन। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे, एक्स के, ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ इसको एज इट इज लिखें, देखें एक्स स्क्वायर। अब वो फैक्टर लिखें इनकी जगह पर, -6 उनके जो साइन है -6x +3x, और ये क्या है 18, और साइन के 18 का साइन वही लिखना जो 18 का है, -18 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग फर्स्ट 2 में से बताएं क्या कॉमन आ रहा है, x क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर में से अगर x कॉमन आ गया तो x, यहाँ पे 6 के साथ x कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा 6, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आता है, x तो कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि 18 के साथ नहीं है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस, और 18 को अगर 3 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 6। कॉमन लेते वक्त आपको पता है नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो 3 कॉमन लिया तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू 0। आई होप कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा। तो अब देखें इन दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या आ रहा है, x -6 और x +3 इज इक्वल टू 0। तो आपने एक दफ़ा x -6 को 0 के को रखना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स आते हैं, उसके 2 फैक्टर होंगे x +3 x -6 और x +3, दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इन दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बन जाएगी, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। और जो इनके x इजिकल टू ये -6 पे जाकर क्या हो जाएगा +6, और ये +3 तो जाकर क्या हो जाएगा -3।
दीज आर कॉल्ड रूट्स भी कहते हैं और सोल्यूशन भी कहते हैं, ये दो नाम हैं इनके। तो ये हो गया एक रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन। क्या 6 उसका सोल्यूशन है, क्या -3 उसका सोल्यूशन है, ये अभी इसका फैसला नहीं हुआ, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन को आपको हमेशा चेक करना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके सोल्यूशन सेट में आंसर लिखे आ जाते हैं। बुक के पीछे भी 6 और -3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे एक तो वो सोल्यूशन सेट में नहीं है, दूसरा वो गलत है, क्योंकि 6 चेक क्या करना है, क्या ये दोनों इसके सोल्यूशन है या नहीं है, वो भी मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा। तो चेक भी इस पार्ट का हिस्सा। अगर आप पेपर में इसको एज अ शॉर्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप इसका चेक नहीं करते तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, तो चलें आए इसका चेक करते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे ये मिटाना पड़ेगा। आई होप कि ये आप लोगों ने यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। अब चेक के लिए क्या करते हैं, आपने यहाँ लिखना है चेक। चेक के लिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे 3x + 18 = x। तो अब यहाँ लिखें चेक 3x + 18 = x। पहले आप पुट करके देखें इसमें 6। चेक के लिए बारी बारी दोनों को पुट करना है जी। क्या आएगा, 3 × 6 + 18 = 6। 18 + 18 = 6। 36 = 6 और 6 = 6। तो आपने जब, और एक बात याद रखें, चेक के दौरान कोई स्केयर वगैरह नहीं लेना होता, जो जैसा है जैसी इक्वेशन है वैसी लिखनी है। बस जस्ट जो x की वैल्यू को उसको पुट करें लेफ्ट और राइट साइड पर। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ रही है तो 6 इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो हो गया सेटिस्फाई। अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा क्या है बेटा, देखें दूसरा क्या है, -3। तो -3 को चेक करते हैं जी। x = -3, 3x + 18 = x। पहले क्वेश्चन लिख लें, 3 × -3 + 18 = -3, -9 + 18 = -3, और ये आपके पास कितना आएगा बेटा, 9 = -3, 3 = -3। तो देखें आफ्टर चेक करने के बाद 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखेंगे, जिसके 1 मार्क है, 6 इज द सोल्यूशन सेट और -3 इज द एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होता है, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होता है द सोल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। वो सोल्यूशन जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहलाता है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके होंगे। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आई होप कि आपको ये 6 के 6 शॉर्ट समझ आ गए होंगे। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलें आए, अब मैं आपको जो इसके रिमेनिंग आप नेक्स्ट पेज पर देखें तो 4 शॉर्ट हैं और वो डेफिनेशंस हैं। तो उन डेफिनेशंस को किस तरह से लिखना है, डेफिनेशन का फॉर्मेट क्या है और बोर्ड क्या रिक्वायर करता है, तो चलें आए उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो पार्ट नंबर जो 7 है उसमें लिखा हुआ है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन के बारे में बोर्ड का सिंपल रूल है कि डेफिनेशन की वर्डिंग वर्ड टू वर्ड बुक वाली होनी चाहिए। आप इसकी जो मेन हेडिंग है वो सेंटर में दें और डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। मार्जिन लाइन के साथ आपने ये लिखना है, ये डेफिनेशन का फॉर्मेट है। और हर डेफिनेशन की एक एग्जांपल होती है ज़रूर, वो आपने देनी है अगर किसी की एग्जांपल है। तो आइए मैं सबकी एग्जांपल्स भी आपको बता देता हूँ और डेफिनेशन का फॉर्मेट भी बता देता हूँ। अगर आप बुक खोलें तो सबसे पहले पेज पे डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्केयर ऑफ द नॉन वेरिएबल क्वांटिटी बट नॉट हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो हो सकता है पेपर में, क्योंकि इसका डेफिनेशन में नाम मेंशन है, ये डेफिनेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो इसका ये है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। आपने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन नहीं लिखनी, डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन नहीं लिख देनी, आपने वर्ड टू वर्ड बुक वाली डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन की ये जो 2 लाइनें इसको हाईलाइट कर लीजिएगा जहाँ तक मैंने पढ़ा है। उसके बाद आपने डेफिनेशन में ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी है।
ये डेफिनेशन का पार्ट है। ए एक्स स्क्वायर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी और सी बिलोंग टू रियल नंबर। ये डेफिनेशन में लिखना है और एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन लिख दें क्वाड्रेटिक, कोई भी लिख दें, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दें, एक एक्स वाली कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 डाल दें, ठीक है। और डेफिनेशन की लाइनें क्योंकि वो मैंने लिखी, वो बुक पे लिखी हुई हैं, वो 2 लाइनें जहाँ तक मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ तक हाईलाइट करने के बाद डेफिनेशन का ये पार्ट है और उसके बाद एग्जाम्पल ये है, ये इसकी एग्जाम्पल बनती है। तो चले आएँ और इसका फॉर्मेट ये है डेफिनेशन का, आपने इस तरह से बोर्ड के पेपर में लिखनी है और डेफिनेशन की वर्डिंग वर्ड टू वर्ड बुक वाली होनी चाहिए। अपनी तरफ से लिखी हुई डेफिनेशन को बोर्ड गलत कर देते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में क्या है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी एग्जांपल क्या है, वो हमें काइंडली बता दें। इक्वेशन और रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, ठीक है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन एक्सरसाइज 1.3 से पहले है, दोनों की मैंने एग्जांपल्स भी मेंशन कर दी हैं। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल पावर में होता है, यानी इन एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। तो ये डेफिनेशन है दोनों की, एक्सरसाइज 1.3 से पहले डेफिनेशन है पेज नंबर 6 और 9 पे। तो वहाँ से ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं और उनकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। तो अब अगर अपने रजिस्टर्स पे डेफिनेशन को याद करके लिखें, रिटन प्रैक्टिस करने से डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद होती है, जैसे मुझे याद है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना कि डेफिनेशन की वर्डिंग वर्ड टू वर्ड बुक वाली होनी चाहिए और हर डेफिनेशन की अपने एग्जाम्पल जरूर देनी जिनकी एग्जाम्पल्स होंगी जैसे मैंने लिखी हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है वो रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन एक्सरसाइज 1.4 से पहले है और वो डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। तो रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन एक्सरसाइज 1.4 से पहले अगर आप वहाँ पे मार्क कर लें, उससे पहले लिखी हुई है और इसमें इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन की सब हेडिंग ये दें और एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे रेडिकल इक्वेशन की? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये है रेडिकल इक्वेशन की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट जो रिव्यू में नहीं लिखी हुई लेकिन इस चैप्टर की डेफिनेशंस का पार्ट है, तो रेडिकल इक्वेशन तो क्लियर होगी और रेडिकल इक्वेशन के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसका ख्याल आपने रखना है और डेफिनेशन की वर्डिंग वर्ड टू वर्ड बुक वाली होनी चाहिए। रेडिकल इक्वेशन के बाद डेफिनेशन आती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ फर्स्ट पेज पर ही है, वो है प्योर क्वाड्रेटिक। उसका क्योंकि शॉर्ट में जिक्र नहीं था तो इसलिए इसको मैंने सेपरेटली भी लिख दिया है और सेपरेटली भी आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप ऐसे लिखें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप इसकी डेफिनेशन अपनी बुक अगर आपके पास है तो ओपन करके देख भी सकते हैं। सब हेडिंग आपने देनी है, डेफिनेशन इसके स्पेलिंग ज़रा ठीक लिखिएगा और इसको सिंगल अंडरलाइन करते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है? इन इफ b इज इक्वल टू 0 इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए? अगर b 0 हो जाए तो आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी, एक एक्स स्क्वायर वाली और एक कांस्टेंट टर्म। तो इसकी एग्जांपल आप कैसे मेंशन करेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें b 0 हो जाए, b का मतलब x वाली टर्म्स, तो यानी कि आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी, एक एक्स स्क्वायर वाली और एक कांस्टेंट। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं 3, तो अगर एक 0 होगी तो 2 टर्म्स बचेंगी, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट। अगर आप इसकी एग्जांपल लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसकी एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको रिव्यू के ये जो 10 शॉर्ट्स हैं ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और आई होप आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। तो अब आए मैं एक्सरसाइजेस के। ये शॉर्ट मैंने सबसे पहले किन स्टूडेंट्स के लिए किए हैं? उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अगर मैथ्स में खुदा ना खासा 9 में सप्ली थी और वो 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये शॉर्ट ज़रूर करें। उन्होंने इनमें से कोई शॉर्ट नहीं छोड़ना और इसके अलावा 2 शॉर्ट और हैं वो ज़रूर करेंगे। ये बात मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिनकी मैथ थोड़ी वीक है, जिनकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और जो मतलब कि पूरा साल उनको कोई ना कोई हेल्थ इशू की वजह से वो इतनी प्रिपरेशन कर नहीं पाए। तो एक्चुअली तो उन्होंने ये शॉर्ट तो ज़रूर करने हैं, ठीक है। और देखिए कोई चीज़ श्योर शॉर्ट नहीं होती, हो सकता है कि रिव्यू में से साल एक शॉर्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एज ए टीचर एक टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है मैं उसके मुताबिक ही आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी बोर्ड पेपर कैसे बनाता है वो पैटर्न को तो फॉलो करते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से देना है ये चीज़ें सिर्फ एक मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है जैसे टीचर्स बताते हैं।
तो बाकी अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो चलें अब मैं रिव्यू के सबसे पहले वो शॉर्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट्स की तरफ आता हूँ, क्योंकि 2 एक्सरसाइज में शॉर्ट हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में, और उसके बाद जो स्टूडेंट जिनकी मैथ बहुत अच्छी है उनको कुछ चीज़ें और भी थोड़ी सी गाइड करूँगा वीडियो के लास्ट पे, इस वीडियो के लास्ट पे, ठीक है। तो चले आए एक्सरसाइज के शॉर्ट की तरफ चलते हैं।